नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए साइंस का 50 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? आप भी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो किसी पिंड का भार कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुव पे होता है। मैं ऑप्शन सारे के सारे नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पे होता है। देखिए, ये पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी जो है बीच में जो होता है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, वत रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो है यहाँ जो है, देखिए उत्तरी ध्रुव, यहाँ ये जो विषुवत रेखा यहाँ से ऊपर ये 0 डिग्री में पड़ता है, ऊपर जो है सो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और नीचे जो है ये यहाँ से 0 डिग्री से ये 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री होता है, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये वाला भाग जो है सो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव यहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पे होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है। ये विषुवत रेखा है और यहाँ पे कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री में, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा होता है और यहाँ पे मकर रेखा होता है, ठीक है। मकर रेखा किस ध्रुव में होता है? तो दक्षिणी ध्रुव में होता है दोस्तों। कहाँ? ये भी 23.5 डिग्री में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब कि लिफ्ट जो है सो क्या होता है? तो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर समान त्वरण से गमन करे। जब लिफ्ट जो है ऊपर जाएगा तो क्या है? व्यक्ति का भार अधिक हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? तो कम हो जाएगा। और अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? किसी पिंड को पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका क्या होता है? उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी का भार जो होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा? किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग जो है सो दुगना होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपका, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? किसी पिंड का वेग अगर 2 गुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है सो 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? बार बार पूछता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्वात हो जाएगा। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होगा? तो निर्वात में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ को पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? जैसे क्या है, देखिए मान लीजिए एक बीकर है, इसमें जो है जल भरा हुआ है, यहाँ बर्फ है इसमें। अगर ये बर्फ पिघल भी जाएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों, ये लेवल बराबर ही रहेगा। ये नहीं कि ये भर करके बाहर आ जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा? तो ये पूर्वता बना रहेगा, मतलब जैसे का तैसे बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? जल है, पारा है, अल्कोहल है या ईथर है? क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पारा दोस्तों। तो द्रव्यों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो पारा है। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न। 10वां नंबर आपका प्रश्न दोस्तों, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है?
आर्द्रता मापी तो किसका मापन किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाइग्रोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अवरक्त किरण दोस्तों। क्या? अवरक्त किरण। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछेगा तो इसका आंसर कीजिएगा सी नंबर, ये गामा किरण है दोस्तों। अगर सबसे लंबी पूछ रहा है तो अवरक्त किरण कीजिएगा, और सबसे छोटी किरण पूछे तो गामा किरण कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरा सूर्य ढका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर लाइट रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा अंधेरा नहीं हो जाता है, तो वो क्रीट होता है दोस्तों। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट। देखिए सूर्य जब इस तरह से गोल होता है तो आप देखिएगा कि ये पूरा भाग ढक जाता है, लेकिन किनारे किनारे से क्या होता है कि रोशनी निकलते रहती है। क्या रहता है? रोशनी निकलते रहता है। तो इसी भाग को क्रीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रीट बोला जाता है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दंत चिकित्सक दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, बोला मोटर वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए। देखिए क्या होता है कि जब ड्राइवर जो है बगल में, ड्राइवर जो बैठता है उसके बगल में देखिएगा एक दर्पण लगा हुआ रहता है। वो कौन सा दर्पण रहता है? तो वो दोस्तों उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, 3 प्राथमिक वर्ण है या रंग है। देखिएगा टीवी जब आपका खराब होगा तो देखिएगा 3 तरह का रंग उसमें किनारे में कोने में देखिएगा 3 तरह का रंग आपको दिखने को मिलेगा। तो वो कौन सा रंग है? उसी को प्राथमिक रंग कहते हैं दोस्तों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नीला, हरा व लाल। नीला, हरा व लाल, ये प्राथमिक रंग है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र या दृष्टिपटल के सदृश दिखाई देता है? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के समान दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फिल्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो भी प्रश्न लाए दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपका, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? देखिएगा कि पुरुष का आवाज मोटा होता है और स्त्रियों की आवाज जो है सो पतली होती है। क्यों? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? उच्च आवृत्ति के कारण। क्या होता है? उच्च आवृत्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ध्वनि अधिकतम वेग होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग जो है सो अधिकतम किस में होता है? तो इस्पात में होता है दोस्तों। किस में? इस्पात में। नेक्स्ट प्रश्न है मैक संख्या। ये मैक संख्या, ठीक है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुयान के वेग से। ठीक है, देखिए वहां पर आप जाकर के ऑप्शन मत ढूंढते रहिएगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट आध होना चाहिए। इस तरह का प्रश्न जो है सो आध होनी चाहिए आपका, कि जैसे देखें क्वेश्चन, हाँ ये सी नंबर होगा, ये नंबर होगा, ठीक है, उस तरह से आंसर कीजिए। ये नहीं कि सोचेगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 4 ऑप्शन पढ़िएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 21वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक यानी अंतर में, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर। देखिए विद्युत यहाँ पकड़िए ना, ये विद्युत ऊर्जा, ठीक है, पहले विद्युत पूछ रहे हैं तो विद्युत यहाँ है इसमें, तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर जो है सो ऊर्जा परिवर्तन करता है। कैसा? ये विद्युत से आंतरिक पश्चात ध्वनि ऊर्जा में। क्या? ध्वनि। विद्युत से आंतरिक, विद्युत से अंतर और उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखिए आप। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनमो। क्या? डायनमो। 24 नंबर प्रश्न देखिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं घर में, उसका क्या काम है? बिजली के झटके से बचाना, धारा के प्रवाह को नियमित करना। तीसरा नंबर है अतिभारण, ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। तो यही होगा आंसर, यानी ओवरलोडिंग, ठीक है, या लघु पतन, ठीक है, स्थिति में परिपथ को भंग करना। देखिएगा ओवरलोड हो जाता है या कहीं शॉर्ट सर्किट आपके घर हो जाता है तो क्या होता है, फ्यूज जो है सो उड़ जाता है। अब तो एमसीबी आ गया तो और डाउन हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, प्रभावी परमाणु त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 नाभिक में होता है। क्या होता है? यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बल संख्या 235 होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो आप लोग सभी को जानते होंगे प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है? तो 4.2 वर्ष। कितना? 4.2 वर्ष दोस्तों। चलिए अब 30वां नंबर प्रश्न देखिए। 30वां नंबर प्रश्न बोला, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। समुद्र में कोई वस्तु डूबा हुआ रहता है, जैसे कोई जहाज एक्सीडेंट करके डूब गया, ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार का, ठीक है। किसका? सोनार का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर, ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक, देखते हैं आजकल मोटरसाइकिल में भी हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर दोस्तों। किसका? पास्कल के सिद्धांत पर। और आर्किमिडीज वाला जो है ये जल से संबंधित जितना भी है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति है। एसी को डीसी में कौन सा परिवर्तित करती है? तो इसको रेक्टिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर, या हिंदी बोले दृष्टकारी, ठीक है, दोनों याद रखिए, रेक्टिफायर इंग्लिश में, हिंदी में दृष्टकारी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एक समान होता है। क्या होता है?
एक समान होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। किस पर? डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न दोस्तों, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? कैंसर में। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गामा रे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग सभी को जानते होंगे इसका आंसर कि न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है? तो इसका जो है त्वरण समान होता है दोस्तों। त्वरण जो है सुसमान होता है, त्वरण नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, और न्यूटन के दूसरे नियम से किसका सूत्र मिलता है? तो बल का सूत्र मिलता है। और न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है जी की इकाई है। तो जी की इकाई जो है सो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है आवेग माप है। आवेग जो है सो किसका माप है? तो भार का माप है दोस्तों। अगला प्रश्न है बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर होता है, देखिए बार बार पूछता है इसको, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 mm। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 mm। बार बार पूछता है दोस्तों। अगला प्रश्न, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तापमान की एसआई इकाई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। क्या? केल्विन। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थ बल कहते हैं। प्रत्यानन बल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रत्यास्थ बल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सभी को जानते होंगे, ये केपलर ने किया दोस्तों। किसने? केपलर ने किया। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन जो है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण का गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/9 गुना हो जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए, थैंक यू।